Very good evening to all of you. I, Prerna Mahindras, welcome you all to Mahindra's YouTube special classes running for SSC, CGL, CHSL, CPU series and all the other state level examinations. आप सभी को का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने आप लोगों को कल इन्फॉर्म किया भी था क्लास एंड करते वक्त कि मैं आज आप लोगों को कुछ पैरा जंबल्स का बहुत बढ़िया ट्रिक सिखाने वाली हूँ। पैरा जंबल्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मैंने क्लास में पहले भी करवाए हैं, लेकिन आज का जो हमारा क्लास है ये पैरा जंबल्स का कुछ स्पेशल ट्रिक्स के ऊपर है जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन। मतलब आप जब पैरा जंबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। क्योंकि देखिए पैरा जंबल्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारा बेसिकली अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये होता है हमारा डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस में आप बेहतरीन कब परफॉर्म करेंगे? अगर आप उस चीज का ट्रिक्स जानते हैं। इसका कोई रूल नहीं होता है, तो वो ट्रिक्स क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, चलो सो मूविंग अहेड, क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले भी बताया है, आपको पहले के क्लासेस में भी बताया है और आज भी बता रही हूँ कि SBI अपेरेंटिस की तरफ से फॉर्म आए हैं और जिसकी वैकेंसी 100-200 नहीं 8,500 की वैकेंसी है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा अमाउंट में वैकेंसी है। तो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो जरूर इसके बैच में एडमिशन ले और सीरियस नोट में इसकी तैयारी करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है एग्जाम। आप एग्जाम को इजीली क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये SBI PO या क्लर्क नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर जॉब, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप जिसको हम कह सकते हैं या फिर हम जिसको ट्रेनिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 इयर्स तक वैलिड रहता है, SBI की तरफ से होती है। और मैं बता दूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इसके लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड मतलब ये एक सैलरी के जैसा ही कुछ अमाउंट मिलेगा। तो आप लोगों को कितना बेनिफिट्स मिल रहा है? एक तो SBI से बैंकिंग की ट्रेनिंग मिल रही है, 3 साल का एक तरफ का वो इंटर्नशिप का गारंटीड है, वो लोग अपने आप से जॉब से आपको नहीं निकालेंगे। ठीक है, और तीसरा है कि आपको स्टाइपेंड कुछ उसका अमाउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली हमारा 2 दिसंबर से एक बैच लगा हुआ है, तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। अभी सिर्फ 2 दिन हुआ है, तो ज्यादा आप लोगों ने कुछ मिस नहीं किया है, इंट्रोडक्शन ही चल रहा होगा। तो आप लोग इसमें एडमिशन ले ले जरूर से, जो प्रिपेयर कर रहे हैं। 10:30 से 12:30 की टाइमिंग है। यू कैन मेल अस ऑन www.mahindras.org। our team will definitely revert you back, or you can call us on this toll free number। ठीक है, टोल फ्री नंबर का मैं डिटेलिंग एक बार फिर से नेक्स्ट स्लाइड में दे देती हूँ, क्योंकि मे बी वो वहां पे हाफ कट हो गया होगा। तो ये जो है ये हमारा टोल फ्री नंबर है महिंद्रास का। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरीज और डाउट हो, सिर्फ एडमिशन रिलेटेड नहीं, सपोज मान लीजिए आपको PDF अपलोड रिलेटेड कोई इशू हो रहा हो, या इवेंट के लिंक की इशू हो रही हो, ST पोर्टल में टेक्निकल इशू हो, या फिर एडमिशन लेना है किसी बैच में, या स्टडी मटेरियल परचेज करना है, या ST का पैकेज परचेज करना है, इन सब का डिटेलिंग और क्वेरीज इन सबको इस नंबर पे सॉल्व किया जाएगा। हमारी जो हेल्पलाइन टीम है वो डेफिनेटली आपको गाइड करेगी। सुबह 9 से शाम 6 के बीच में आप कभी भी यहाँ कॉल कर सकते हैं, आपको वहां पे रिवर्ट बैक मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा अबव इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, अब आते हैं स्टडी मटेरियल रिलेटेड इशू। अब मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट आ गई, तो आप मुझसे वो डाउट कहाँ क्लियर करेंगे? अब आप रोज टाइमिंग का तो वेट नहीं करेंगे, 5:30 बजे मैम क्लास में जब आएंगी तभी मैं पूछूंगी। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि क्लास में कुछ और टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन मिस हो जाए, या आप उस वक्त फ्री ना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इस ग्रुप का मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया है। यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट द लिंक एंड एड योर सेल्फ इन द ग्रुप। इस ग्रुप में आपको एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, स्टडी मटेरियल होती है, ये सब मैं प्रोवाइड करती हूँ। प्लस आप लोगों को पर्सनली प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी क्वेरीज डाउट्स हो, आप यहाँ पर मुझसे वो चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। तो जैसा मैंने कहा कि पैरा जंबल्स का मैं ट्रिक बताऊंगी, तो सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बताया कि ये पैरा जंबल्स होता क्या है? ये होता है हमारा डाटा एनालिसिस। मतलब एक डाटा दिया गया रहेगा, आपको उसको एनालाइज करना है और आंसर बताना है। ठीक है,
अब जब हम पैरा जंबल्स में डाटा एनालिसिस करेंगे, मान लीजिए मैंने आपको एक पैसेज दे दिया, ठीक है, पैरा जंबल्स का मैंने आपको एक पैसेज दे दिया और मैंने आपको उसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दे दिया। तो इस क्लास में ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 घंटे में वो जंबल्ड सेंटेंसेस को सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि आपको बस रीड करना है, समझना है किसका पोजिशन कहाँ है, वहां पे पुट करना है। लेकिन वही अगर मान लीजिए मैंने आपको एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया और उसके साथ भी मैंने 3 आवर्स का समय दे दिया, ठीक है, आप कभी भी ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को, अगर आपको रूल इसका नहीं पता है या इसका टेक्निक नहीं पता है, आप 3 घंटे क्या 3 दिन में भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे टाइम का खेल है। एरर डिटेक्शन जिसमें 1 मिनट भी नहीं लगता है, वो कब नहीं लगेगा? जब आपको वो पता है। नहीं पता होगा तो आप मार्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैसेज जो है पैरा जंबल्स का, अगर आपने नहीं भी पहले कभी लाइफ में देखा है, तो भी आप देन एंड देयर उसको समझकर करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यही टाइम मैनेजमेंट का जो खेल है, इसको सीखना है, समझना है और इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आप टाइम बचा पाए। तो उसी के लिए मैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप कम से कम टाइम में इसको क्लियर कर सके, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ बैठा सभी कोई इसको सॉल्व तो जरूर कर लेगा, लेकिन एग्जाम वही क्लियर करेगा जो कम से कम टाइम में सही तरीके से सॉल्व करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ट्रिक समझने के पहले हम तो समझ लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका बेसिक टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो टाइप होता है, इसमें होता है ऑल सेंटेंसेस आर जम्बल्ड। ऑल सेंटेंसेस आर जम्बल्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इस तरीके से 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये 6 के 6 गलत पोजीशंस में है। मतलब आपने कुछ इस तरीके से अगर आंसर बनाया सी ई बी ए एफ डी, ठीक है, तो इसका मतलब सी हमारा फर्स्ट पोजीशन लेगा, ई सेकंड पोजीशन लेगा, बी थर्ड पोजीशन लेगा, ए फोर्थ लेगा, एफ फिफ्थ लेगा और डी सिक्स्थ लेगा। यानी ए जो यहाँ फर्स्ट पोजीशन में है, इसका एक्चुअल जगह कहाँ है? चौथे नंबर पे। सी जो यहाँ थर्ड पोजीशन में है, इसका एक्चुअल जगह कहाँ पे है? फर्स्ट नंबर पे। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पे सारे सेंटेंसेस जम्बल्ड होते हैं और आप लोगों को सारे सेंटेंसेस को अरेंज करना है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसमें एनी वन, कोई भी एक और 2 सेंटेंसेस जो है वो पोजीशन प्रॉपरली रहते हैं, यानी सही तरीके से इनका पोजीशन जो है वो गिवन रहता है टाइप 2 वाले सेंटेंस में। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे रहेंगे। मान लीजिए आपको सेंटेंस नंबर 1 इस तरीके से दे देगा, ठीक है, उसके बीच में ए बी सी डी दे दिया और उसके बाद सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 नंबर दे दिया। तो ये बीच वाले सारे जम्बल्ड होंगे, यानी 1 जो है यही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, इसका पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये जो सी जो नंबर 6 पे है, ये हमारा लास्ट सेंटेंस होगा जो लास्ट में लिखा गया है, इसका पोजीशन एक्यूरेट है। बाद बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, इनका पोजीशन जो है ये चेंज हो सकता है, ये जम्बल्ड है। मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया सी ए डी बी, मतलब सी जो है वो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, ए थर्ड नंबर पे आ जाएगा, डी फोर्थ नंबर पे आ जाएगा और बी जो है ये हमारा फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनेगा आंसर का, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइप 2। अब टाइप 2 में कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस भी दे। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लास्ट नहीं दे के बीच में भी एक दे देंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दे दिया, उसके बाद ए बी लिखा, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस दे दिया, ठीक है, उसके बाद सी डी ई लिखा। मतलब 2 और 3 जो है सेंटेंस नंबर ये हमारा जम्बल्ड है और 5 6 7 जो है ये हमारा जम्बल्ड है। मतलब इनमें से तीनों कोई यहाँ भी आ सकते हैं, ये भी यहाँ आ सकता है, लेकिन फर्स्ट नंबर जो है और फोर्थ नंबर जो है, इन सभी का पोजीशन जो है ये हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन, जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ही दे या लास्ट ही दे, बीच में भी किसी सेंटेंस को प्रोवाइड कर दिया जा सकता है। वो हाईलाइटेड रहेगा, वो मेंशन रहेगा कि ये नंबर वाला सेंटेंस गिवन है और बाद बाकी जो सेंटेंस है उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए, मूविंग अहेड, टाइप 3। टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? इट कुड बी इन एनी ऑफ द अबव गिवन फॉर्मेट
ऊपर दिए गए दोनों में से कोई फॉर्मेट में भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चनिंग पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और आज के डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टाइप यही है। इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब ये टाइप क्या होता है, देखिए इसमें आपको इस तरीके से मान लीजिए ABCDEF, ठीक है, 6 सेंटेंसेस दिए हैं, सारे जम्बल्ड हैं। अब मान लो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से अगर अरेंजमेंट किया है, ठीक है, तो अब आपने जो ये अरेंजमेंट किया है ये हमारा 1 2 3 4 5 6 बना। अब आपको अरेंजमेंट में 4 ऑप्शंस नहीं दिए गए रहेंगे कि ये 4 ऑप्शंस हैं, बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, नहीं, अरेंजमेंट नहीं दिए गए रहेंगे। आपको नीचे दिया गया रहेगा सीधे क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 सपोज एक दे दिया, विच इज द थर्ड सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया विच इज द थर्ड सेंटेंस। अब जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको पहला ऑप्शन दिखा बी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दिख गया डी, तीसरा ऑप्शन आपको दिख गया ई और चौथा ऑप्शन आपको दिख गया ए, ठीक है। तो अब थर्ड सेंटेंस सॉल्यूशन के हिसाब से लिखना है, यहाँ के हिसाब से सी नहीं लिख देना है, आपके सॉल्यूशन के हिसाब से तीसरा नंबर पे क्या आया, ए आया, तो आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को मार्क करेंगे कि थर्ड सेंटेंस जो है वो इन चारों में से ए जो है हमारा थर्ड नंबर सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि ये आज के डेट का सबसे ट्रेंडिंग पैटर्न है, एग्जाम में भी इसी पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूविंग अहेड, चलिए, तो कल आप लोगों का 5 दिसंबर को एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है लाइव, सो डू ज्वाइन एवरीवन, ठीक है, सभी कोई ज्वाइन करे। IBPS क्लर्क का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का 5 दिसंबर को, उसका जो आपका क्या बोलते हैं, वहां से हमारी टीम जो है लाइव रिपोर्ट्स देंगी कि क्या क्या स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, उस पर चर्चा होगी, सेक्शन वाइज एनालिसिस होगी, कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज इसके बारे में बात करेंगी और ओवरऑल जो है उसकी रिव्यू दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारी फैकल्टीज इसके साथ ऐड होंगी वो पूरे इंस्ट्रक्शन पूरे चीजों का डिटेल्स लेके आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल सेशन बनाया जाएगा, जहाँ पे जो नेक्स्ट स्लॉट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा, और जिन्होंने फर्स्ट स्लॉट में एग्जाम दिया है उनको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है, उसको कैसे लगाना था, आपने क्या गलती की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया और मजेदार सेशन होने वाला है सभी कोई के लिए जो बैंकिंग, अब आप लोग में से कुछ जन, ये भले ही SSC का क्लास चल रहा है लेकिन कुछ जन आप लोग में से ऐसे भी हैं जो बैंकिंग और SSC दोनों की तैयारी कर रहे हैं, और कल आप लोगों का भी एग्जाम है, तो आप लोग सभी कोई को महिंद्रास की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, महिंद्रा टीम की तरफ से सभी कोई अच्छा परफॉर्म करे, डू वेल, ठीक है, एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, दिस इज व्हाट वी वांट। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये सेशन को ज्वाइन करना ना मिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, अब जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया टाइप 3 का क्वेश्चन, अब टाइप 3 के लिए एक स्पेशल ट्रिक मैं बताऊंगी, और वो स्पेशल ट्रिक हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए इस तरीके से ABCDEF करके अगर मैंने 6 सेंटेंसेस दे दिए और ये जम्बल्ड है, ठीक है, अब आपने इसका पहले इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल लिया, इस तरीके से आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। तो आपने जब सॉल्यूशन निकाला उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे गए तो आपने देखा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, विच इज द सेकेंड सेंटेंस, ठीक है, सपोज ये आपका क्वेश्चन है विच इज द सेकेंड सेंटेंस। अब जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो ऑप्शंस में जाते ही आपने पहला ऑप्शन क्या देखा, आपने ऑप्शंस में जाते ही पहला ऑप्शन ये देखा कि आपको लिख दिया गया है ए, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको लिख दिया गया है एफ, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपको लिख दिया गया है सी, और चौथा ऑप्शन जो है वो आपको लिख दिया गया है डी, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्यूशन था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि सेकंड आपके हिसाब से क्या है, सेकंड आपके हिसाब से ई आना चाहिए, लेकिन जो आपके एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया है यहाँ पे तो ई है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइफ में सबसे दूसरा सबसे बड़ा सदमा, ठीक है, पहला नहीं कहूंगी क्योंकि पहला जो है वो स्टिल
स्टिल क्लास 11-12 वाला ही रहेगा, ठीक है। तो क्लास 11-12 में सदमे मिलते हैं सबको, तो वो तो नंबर 1 पोजीशन में ही रहेगा, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। ये हमारा लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा सदमा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास है टाइम की कमी, उसमें आपने इसको सॉल्व किया तो लगभग आप मान लीजिए 2 मिनट्स का तो टाइम लग ही गया, और टाइप 3 का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अब आपने 2 से 3 मिनट सपोज यहाँ पे लगा दिया है, 2 से 3 मिनट। अब आपने जब यहाँ पे 2 to 3 मिनट्स लगा दिया है, उसके बाद आपने देखा कि आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई जो है, जो सेकंड स्टेटमेंट में आना चाहिए, वो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे ई का पोजीशन अगर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल जो आपका पैसेज है ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा को वहां पे सही तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में आपको सिंपली बस एक काम करना है कि आप पहले ये सॉल्व ना करें, पहले आप लोग एक रफ रेडी करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं करके बताती हूँ, ठीक है। चलिए मैं पेन दूसरे कलर से बताती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। आप लोग एक रफ रेडी करेंगे, रफ में आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 करके नंबर लिख, ठीक है। अब जब भी हमारा ये टाइप 3 का क्वेश्चन आता है, इसमें कभी भी एक क्वेश्चन नहीं रहता है, एक से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अब जैसे आपने देख लिया सेंटेंस 2 के जो ऑप्शंस है उसमें ए है, एफ है, सी है और डी है। कौन सा नहीं है? इसमें हमारा बी नहीं है, बी हमारा दूसरा पोजीशन में नहीं होगा और ई नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे 2 में बी को क्रॉस कर दिया, बी और ई को, ठीक है। अब हम अगर सपोज करिए क्वेश्चन सेंटेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फिफ्थ सेंटेंस, उसमें भी आप मान लीजिए ए और डी नहीं है। फिर आपसे पूछ दिया विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, उसके ऑप्शन में आपका सी और एफ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से फिर आपसे पूछ दिया विच इज द फोर्थ सेंटेंस, तो उसके ऑप्शन में आपने देख लिया फिर से बी और डी नहीं है। तो अब आपको क्या पता चला? 4 भी क्वेश्चंस आए तो आपका ये रफ शीट रेडी हो गया। तो अब ये रफ शीट रेडी हो गया, दिस इज अ काइंड ऑफ रफ शीट, ठीक है। और ये जो हमारा रफ वर्क है ये आपको किस काम के लिए हेल्प करेगा? ये आपको क्रॉस चेक के लिए हेल्प करेगा, क्रॉस चेकिंग के लिए हेल्प करेगा। कैसे? कि आप जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपके हिसाब से आपको लगा सी नंबर 1 पे आना चाहिए, बहुत बढ़िया। आपने देखा पहले वाले में सी और एफ नहीं होना चाहिए, तो अब आपको लग रहा था कि सी पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन ए में दिया है, 1 में दिया है कि सी और एफ नहीं होगा। तो आप यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे और पैसेज को रिकंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर आप पूरा अरेंज करके जाके देखेंगे कि ऑप्शन में ये नहीं मिला, तो यहाँ पे आप लोगों को एक सदमा मिलेगा और फिर आपको उसको रीएनालाइज करना पड़ेगा और आंसर मार्क करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती से बचें और टाइप 3 क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक को जरूर से अप्लाई करें, जहां पे आप एक रफ वर्क रेडी कर लेंगे जो कि आपका क्रॉस चेकिंग को हेल्प करेगा। और ये जो हमारा रफ वर्क है जो आपका क्रॉस चेकिंग के लिए हेल्प करेगा, इसकी जो गारंटी है वो 100% है। क्यों? क्योंकि आपने जो ये रफ वर्क रेडी किया है ये आपने खुद से नहीं बनाया है, ये आपने एग्जामिनर के द्वारा गिवन ऑप्शंस में से ही फाइंड आउट करके एक्सट्रैक्ट करके लिखा है। जैसे विच इज द सेकंड सेंटेंस जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपने देखा कि एग्जामिनर ने ए, एफ, सी और डी दिया है, उन्होंने सेकंड सेंटेंस के ऑप्शन में बी और ई को रखा ही नहीं है। तो इसका मतलब बी और ई डेफिनेटली आपका सेकंड सेंटेंस नहीं होगा, तभी एग्जामिनर ने वहां पे बी और ई को नहीं रखा है ना। तो अब जब वहां पे एग्जाम में आपको ऑप्शंस में ही वो नहीं प्रोवाइडेड है, इसका मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली 100% है कि बी और ई जो है ये हमारा सेकेंड नंबर सेंटेंस कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी 100% है। तो आप सॉल्व करते वक्त क्रॉस चेक करते हुए जाएंगे। तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप फर्स्ट प्लेस में ही चेक कर लेंगे कि आप यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में ही चेक हो जाएगा कि यहाँ पे आपके द्वारा क्या गलती हो रही है, और आप वहीं पे उसको स्टॉप करके रिकंसिडर कर सकते हैं कि आपकी गलती यहाँ पे क्या है, ठीक है। आप वहीं स्टॉप करेंगे और उसको फिर से कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आई होप इतने दूर तक सभी कोई को क्लियर है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, अब आ जाते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हम सेंटेंस में
फर्स्ट स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये एक जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, किसी भी इंसिडेंट का शुरुआत हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट का नरेशन हो सकता है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट सेंटेंस जो है ये हमारा हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ये कभी भी किसी पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है इसके बारे में आपको कहीं और अगर कोई पार्ट दिख गया, आपने एक सेंटेंस पढ़ा और उसमें आपने कोई ऐसा शब्द देखा कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो पहले नहीं होना चाहिए, इसके आगे जरूर कोई इंफॉर्मेशन होगा जिसका कंटिन्यूएशन वो है, तो वो आपका हमेशा डिपेंडेंट पार्ट हो जाता है। और फर्स्ट सेंटेंस किस पे डिपेंड होगा? वो तो आपका पैसेज का पहला ही सेंटेंस है, तो यहाँ पे वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। कई बार अगर स्टोरी फॉर्मेट में हुआ तो वंस, लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम ऐसे शब्दों से वो स्टार्ट होता है। थर्ड है इट वुड बी फ्री फ्रॉम कंजंक्शंस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। ठीक है, तो हम जब फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, अब फर्स्ट सेंटेंस कभी भी एंड, बट, ऑल्दो, येट ये सब से स्टार्ट नहीं होता है, या ही, शी, इट, दे ये सब इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी सेंटेंस में ही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमारा प्रोनाउन है, और कहीं पे एक सेंटेंस में एक नाउन होना चाहिए जिसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। तो प्रोनाउन तो कभी भी हमारा फर्स्ट प्लेस में नहीं होता है, पहले नाउन होता है, उसके बाद हम प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, तो इतना दूर तक आई होप सभी को क्लियर है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस होता है हमारा, ये इन सब चीजों से फ्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, इट डज नॉट कंटेन एनी शॉर्ट फॉर्म। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है वो कभी भी किसी तरीके का शॉर्ट फॉर्म नहीं कंसिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में किसी पॉलिसी की बात हो रही है जिसका एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, सपोज ABCD। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। अब आपको एक सेंटेंस दिखेगा जहां पे इसका फुल फॉर्म दिया रहेगा, मतलब ABCD इन चारों का फुल फॉर्म दिया गया रहेगा कि ये क्या वर्ड्स का एब्रीविएशन है। ठीक है, तो हम हमेशा जो पहले बात करते हैं, पहले हम हमेशा फुल फॉर्म लिखकर बताते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। और यहाँ पे अननोन और लेस पॉपुलर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही चीजें कंसिडर की जाएगी जिसके बारे में पहले से नॉलेज ना हो या बहुत लेस पॉपुलर हो। अब आप सोचोगे यूएसए का फुल फॉर्म होना चाहिए, यूएसए का फुल फॉर्म नहीं, क्यों नहीं है? हम सीधे यूएसए क्यों लिख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों नहीं है? तो वैसा नहीं होता, बिकॉज दिस इज अ नोन थिंग। ठीक है, बहुत पॉपुलर है यूएसए, यूके, नाबार्ड, यूनेस्को, ये सब का फुल फॉर्म शायद ना दे, लेकिन जनरली आपका कोई भी चीज की बात की जाएगी तो पहले फुल फॉर्म रहता है, उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो हम फुल फॉर्म वाले पार्ट को पहले मेंशन करते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कभी भी फुल फॉर्म को नहीं लेता है। ठीक है, आई होप इतना दूर तक सभी को क्लियर है। मूविंग अहेड। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ और ट्रिक्स बताया जाएगा। अब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी पेयर बनाने का। वी शुड ऑलवेज मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेज एंड देन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। पैसेज में हमेशा सेंटेंसेस का पेयर बनाएं और फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करना है, पेयर कैसे बनाना है, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट आने वाले स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, check for overall topic idea that is positive or negative and again apply elimination method। ये किस लिए काम आता है? देखिए, अगर आप किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक बिल्कुल पॉजिटिव नोट में जा रहा है, तो उसका जो हमारा कंक्लूजन होता है, पॉजिटिव टॉपिक का कंक्लूजन भी पॉजिटिव होता है। अगर हमारा टॉपिक नेगेटिव जा रहा है तो उसका कंक्लूजन क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता है, उसका भी कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी आपका टॉपिक पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, आपका टॉपिक पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, दोनों ही केसेस में आपका जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। कंक्लूजन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे हेल्प करेगा? जैसे इस तरीके से आपको पैसेज दिया गया है ABCDE। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो पैसेज है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब आप देख लेते हैं, अगर आपका सेंटेंस ए जो है वो नेगेटिव है,
सेंटेंस बी भी एक नेगेटिव आइडिया दे रहा है, सी एक पॉजिटिव आइडिया दे रहा है, डी भी नेगेटिव है और ई भी नेगेटिव है। तो आपको क्या पता चला कि हमारा जो टॉपिक है उसका ओवरऑल डिस्कशन जो जाएगा वो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज की बात कर रहे हैं तो अंत हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब आप स्टार्टिंग में चारों कुछ भी लिखें, लास्ट सेंटेंस आपका सी ही होगा। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको मैं बता देती हूँ कि अगर आप नॉर्मली किसी भी पैसेज या आर्टिकल की बात करिए, कोई नेगेटिविटी की बात हो रही है, जैसे कि मान लीजिए आपका स्केर्सिटी ऑफ वाटर या फिर ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, तो अगर इन चीजों की कोई नेगेटिविटी की बात होगी, अब स्केर्सिटी ऑफ वाटर ही लेते हैं, एक सिंपल सा टॉपिक है और आप लोग सभी को पता है कि ये बहुत आपका कंकरेंट इशू है, यानी कि सबको पता है कुछ टाइम के बाद जो आपका फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो लोग सरवाइव कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपने स्केर्सिटी ऑफ वाटर ये क्यों हो रहा है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसमें हमारी क्या गलती है, आगे आने वाले टाइम में इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपने पूरा वो आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। अब कोई बेचारा आदमी जो हार्ट का पेशेंट है वो न्यूज़पेपर में आपका ये आर्टिकल पढ़ेगा तो वो तो पानी के स्केर्सिटी के वजह से बाद में अभी हार्ट अटैक से पहले ही मर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अगर हम कोई नेगेटिव आइडिया के बारे में भी बात करते हैं तो हमें अंत जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है, ताकि आप लोगों को दिलासा दे सके कि भाई ये नेगेटिविटी तो है, लेकिन जैसे स्केर्सिटी ऑफ वाटर की आपने सारी नेगेटिविटी सामने रख दी, लेकिन अंत में आपने कहा पर गवर्नमेंट जो है वो ये स्टेप्स ले रही है, या हमें अपनी तरफ से ये स्टेप्स लेना चाहिए जिसके वजह से हम पानी को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, मतलब जो उस या फिर उसके खत्म होने वाले टाइम को पीछे कर सकते हैं, या रिसाइकल करने का प्रोसेस किया जा रहा है, उसका सेटअप बनाया जा रहा है। तो इससे क्या है कि जो रीडर्स हैं उनके मन में एक कंसोलेशन, एक दिलासा आता है कि नहीं कुछ तो स्टेप्स लिया जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है, इसको ऑलरेडी कंट्रोल करने के लिए चेक पॉइंट्स पे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें हमेशा एंड जो होता है वो पॉजिटिव रखना होता है। तो ये तो मैंने आपको पैराजंबल्स के एक ट्रिक में बताया, लेकिन ये आपको रिटन पेपर्स वगैरह में भी काम आएंगे, ठीक है। जब आप रिटन पेपर जाओगे, आर्टिकल्स वगैरह लिखोगे, ऐसे लिखोगे, तो कीप दिस इन माइंड कि हमेशा अगर किसी नेगेटिव टॉपिक के बारे में भी बात आप कर रहे हो तो उसका जो अंत है वो हमेशा एक पॉजिटिव नोट के साथ रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एन एग्जाम्पल इज फाउंड, अगर हमें सेंटेंस में एक एग्जाम्पल दिखता है, ठीक है, तो चेक फॉर द स्टेटमेंट इट इज अप्लाइड फॉर, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है कि आपको सेंटेंस में एक एग्जाम्पल दिख रहा है तो उसका एक स्टेटमेंट जरूर होगा। मैं बिना कोई स्टेटमेंट दिए तो आपको क्वेश्चन या एग्जाम्पल नहीं करवाती हूँ। अब एवरी डे जब मैं आपको क्वेश्चंस, जब क्लासेस, अभी तो चलिए हम लोग रिविजन कर रहे हैं, लेकिन जब मैं नॉर्मली चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ा रही थी तो उस वक्त मैं कैसे पढ़ा रही थी, पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल सिखा रही थी, फिर उसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दे रही थी कि देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसमें से इस रूल से आते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल जो है वो हमारा डेफिनेशन का फर्दर इलेबोरेशन के लिए यूज होता है। तो हम कभी भी सेंटेंस में बिना स्टेटमेंट के एग्जाम्पल नहीं देते हैं। तो अगर मान लीजिए आप पैसेज एनालाइज कर रहे हैं और आपको सेंटेंस नंबर बी में एक एग्जाम्पल मिल गया और सेंटेंस नंबर ई में एक स्टेटमेंट मिला, तो इसका पेयर आप कैसे बनाएंगे, पहले ई आएगा फिर बी आएगा, मतलब पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, कभी भी एग्जाम्पल पहले लिखकर स्टेटमेंट को बाद में नहीं लिखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर यही होता है, पहले स्टेटमेंट, पहले डेफिनेशन जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद उसके फर्दर इलेबोरेशन के लिए आप एग्जांपल्स लिखेंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए मूविंग अहेड। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को जैसा मैंने अभी बताया कि पेयरिंग का कैसे किया जाता है और एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, और वो ये है कि ये हमारे ऑनलाइन के दिसंबर के अलाइन बैचेस हैं, ठीक है, जिसमें 2 दिसंबर से ऑलरेडी ये कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके लिए ज्यादा देर नहीं हुआ है। अगर आप इस बैच के, ये 2 दिसंबर के जो अलाइन बैचेस है, अगर आप ये टाइमिंग में कंफर्टेबल है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे 10:30 से 12:30 एक एसएससी का बैच लगा है, शाम को 5:30 से 7:30 एक बैंक का बैच लगा है, और सुबह 10:30 से 12:30 एक एसबीआई अपेरेंटाइज का बैच लगा है, ठीक है। और तीनों ही बैचेस जो हैं हमारे बाइलिंगुअल हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, अब 9 दिसंबर के ये हमारी अलाइनमेंट है, 3 से 5 के बीच में एक बैंक का बैच है,
1 से 3 के बीच में एक एसएससी का बैच है, ठीक है। और ये दोनों ही बाइलिंगुअल होंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा एज पर द कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इस महीने का 9th का 8 सुबह 8 से 10 भी एक अलाइनमेंट है बैंकिंग का, और ये इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम का मतलब बेसिकली ये हो रहा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो इस क्लास का कंडक्ट पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। बेसिकली जो हमारे साउथ साइड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है ये, ठीक है, जिनको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो इस क्लास में पूरा इंग्लिश में ही आपका क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को हमारा 1 से 3 एक बैच है जो कि एसएससी का है। सुबह 10:30 से 12:30 एक बैंक का बैच है, और सुबह 8 से 10 एक बैंक का बैच है। और तीनों ही बैचेस क्या है, हमारे बाइलिंगुअल होंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर 23rd का अलाइनमेंट जो है वो हमारा 3 से 5 एक एसएससी की बैच लगेगी जो कि बाइलिंगुअल होगा, और शाम को 5:30 से 7:30 एक एसएससी की बैच लगेगी, ये हमारा इंग्लिश मीडियम होगा, ठीक है। 3 से 5 बजे वाला बाइलिंगुअल है, और 5:30 से 7:30 बजे वाला जो है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हिंदी नहीं आती है। और आप लोग में से जो है जिनको हिंदी आती है लेकिन फिर भी आपको इसी बैच में करना है, यही टाइम कंफर्टेबल है, और आपको इंग्लिश में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि जिनको हिंदी आती है वो इस बैच में नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कंप्लीटली, ठीक है। और इस मंथ का हमारा लास्ट अलाइनमेंट जो है वो 30 दिसंबर को होगा। 3 से 5 एक बैच लगेगी एसएससी की, 1 से 3 बैच लगेगी हमारी बैंक की, और शाम को 7:30 से 9:30 जो है वो भी एक बैंक की बैच लगेगी, और तीनों ही बैचेस जो है हमारे बाइलिंगुअल रन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दिसंबर का पूरा अलाइनमेंट है। तो इसमें एसएससी बोलिए या बैंकिंग बोलिए, दोनों के लिए ही काफी सारे बैचेस अलाइंड है दिसंबर में, ठीक है, काफी सारी टाइमिंग्स के साथ। तो आप लोगों को अपने टाइम टेबल के कन्वीनियंस के हिसाब से एक टाइमिंग जरूर मिल जाएगी जिसमें आप उस बैच में एडमिशन ले सके और तैयारी कर सके, और बिल्कुल ले, क्योंकि आप जो नॉर्मल हमारे इन बैचेस में पढ़ेंगे वो यूट्यूब से काफी डिफरेंट रहेगा, और वहां पे आप सारी चीजों को और डिटेल्स में और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो एडमिशन लेने के लिए और जो भी आपकी क्वेरीज है कि क्लासेस कैसे होंगे, पेमेंट प्रोसेस क्या है, क्या करना है नहीं करना है, इन सब के लिए आपको ये नीचे दिया गया टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करना है। हमारी जो टीम है वो आपको डेफिनेटली रिवर्ट बैक करेगी और आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज की आंसर करेगी। और यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन www.mahindras.org। तो चलिए, अब बैचेस की मैंने बात कर ही दी है, तो साथ ही साथ एक और गुड न्यूज दे दूं कि आप अगर किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ महिंद्रास। चाहे आप एसटी परचेज करें, बैचेज में एडमिशन लें, स्टडी मटेरियल खरीदें, या कुछ भी परचेज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही अगर आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं। एडमिशन के वक्त आपको ये प्रोमो कोड बताना पड़ेगा, दैट इज E13827। इस प्रोमो कोड से आपको डिस्काउंट जो है वो अवेल आप कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आप मिंत्रा हो गया, आपका अमेजन हो गया, या उबर वगैरह में होता है ना, प्रोमो कोड्स आते हैं आपको डिस्काउंट मिलते हैं, बस यहाँ पे भी ये सेम सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऊपर हाईलाइट करके एक ग्रुप का नाम लिखा है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है महिंद्रास का, इंग्लिश महिंद्रास लाइफ। यहाँ पे आप ऐड हो जाएं सभी कोई जरूर, ठीक है। पब्लिक चैनल है, इसका कोई लिंक का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप टेलीग्राम में जाके बस इंग्लिश महिंद्रास लाइफ टाइप करेंगे, आपको ये चैनल का नाम दिख जाएगा, और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन रहेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और हमारे इंग्लिश की जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टीज है सारे एडेड हैं, तो आप अपने क्वेरीज और डाउट्स वहां पे हमसे क्लियर कर सकते हैं। प्लस आपका एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, नोटिफिकेशन हो, इवेंट लिंक हो, या कोई स्टडी मटेरियल हो, ये सब हम लोगों के द्वारा यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर से सभी कोई ज्वाइन कर लें। आई होप इतना दूर तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ पेयर सिखाऊंगी कि किस किस तरीके से हम पेयर बना सकते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि हमारा ट्रिक है। चलिए, ऑलरेडी हमने कुछ ट्रिक सीख लिए हैं। एक तो हमने टाइप 3 को कैसे डील करना है वो ट्रिक सीखा, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से, और दूसरा हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सीख लिया। अब हम सेंटेंस का पेयर बना के टाइप 1 और टाइप 2 में किस तरीके से एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। टाइप
लाइक 3 का तो सीख लिया, 1 और 2 का अब हम सीखेंगे। तो 1 और 2 का जो है उसमें सबसे पहला हमारा जो पेयर बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें बेसिक ग्रामर जो है, हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नॉलेज होना चाहिए, और वो है नाउन एंड प्रोनाउन। पहला पेयर नाउन एंड प्रोनाउन का। अब नाउन एंड प्रोनाउन का पेयर कैसे बनता है? सपोज यहाँ पे ए बी सी डी ई करके मैंने 5 सेंटेंसेस दे दिए। अब आपको सेंटेंस ए में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है शी। तो अब जैसे ही आपने शी देखा, आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये एक प्रोनाउन है और इसके लिए कोई नाउन होना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे शी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक नाउन है जिसके लिए यहाँ पे ये शी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो अब जब आपने आगे एनालाइज करने का चाहा, तो आपने देखा सेंटेंस डी में लिखा है रिया। तो पूरे पैसेज में यहाँ पे रिया बोलकर एक पर्सन है और यहाँ पे शी है, मतलब यहाँ पे हमारा एक पेयर बन गया। क्योंकि हम जब भी सेंटेंस में लिखते हैं नाउन या प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं व्हेन वी यूज प्रोनाउन इन अ सेंटेंस टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। हम एक ही नाउन को, एक ही नाम को बार बार नहीं लिखते हैं, उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन लिखते हैं। यानी हम पहले नाउन लिखेंगे फिर प्रोनाउन लिखेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो पेयर बनेगा वो डी और ए का पेयर बनेगा। यानी सेंटेंस डी पहले आएगा फिर सेंटेंस ए आएगा। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, हम पहले प्रोनाउन लिख के तो पहले नाउन नहीं लिखेंगे। यानी कि अब ये तो हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब आपको किसी भी सेंटेंस में ए जो है वो डी के पहले दिख गया, ठीक है, ए जो है वो डी के पहले दिख गया, ये स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसेज में देख लिया कि सेंटेंस ए में एक प्रोनाउन है और सेंटेंस डी में एक नाउन है। तो पहले हम नाउन लिखते हैं फिर ही हम प्रोनाउन लिखते हैं, हम प्रोनाउन लिखने के बाद नाउन नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इलॉजिकल टाइप की पेयरिंग है, ऐसी पेयरिंग हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारी पेयरिंग क्या बन गई, डी ए। तो अब यहाँ पे जैसे ही पेयर बनी, इसके बाद हम लोगों को लगाना है एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या हो गया, अब देखते हैं। अब जब आप सपोज करिए ऑप्शंस में गए, आपने देखा पहला ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, ए ई बी डी सी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, ई ए सी डी बी। तीसरा ऑप्शन हमारा कुछ इस तरीके से है, सी डी बी ए ई। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा कुछ इस तरीके से है, बी ए ई सी और डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जहां पे आप देखोगे कि ये प्रोनाउन जो है, यानी जो सेंटेंस ए है वो डी के पहले है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, तो पेयरिंग के हिसाब से भी ये गलत बना। और फर्स्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन में भी मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट हैज टू बी इंडिपेंडेंट। और शी जो है ये प्रोनाउन है, ये अपने नाउन पे डिपेंड रहता है, ये कभी भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस में नहीं आ सकता है। तो ये गया। सेकंड में भी हम देख रहे हैं ए के बाद डी है, तो ये भी गया। थर्ड में हमने देखा पहले डी है और उसके बाद ए है, तो ये वाला पॉइंट को हम करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले में भी ए के बाद डी है, तो ये वाला भी हमारा गया। ठीक है, फोर्थ भी इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपने जब एलिमिनेशन लगाया तो आपने देखा, आपने 1 3 और 4 तीन सेंटेंस को तो एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या 3, यही हमारा आंसर होगा। तो आपने बस एक पेयर बनाई और यहीं पे आपका पैसेज सॉल्व हुआ। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पेयर से पैसेज सॉल्व हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ और भी पेयरिंग सिखाऊंगी। तो आप लगभग 2 से 3 पेयर जब तक बनाएंगे तब तक आपका पैसेज जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे पेयरिंग की तरफ चलते हैं कि दूसरा हमारा पेयरिंग कैसे हो सकता है। और कभी भी ये मत करिएगा कि पहले चलो सारे पेयर्स बना लेते हैं फिर एलिमिनेशन करेंगे, नहीं, एक पेयर बना तुरंत एलिमिनेशन।
फिर अगर आप देखेंगे कि एक से ज्यादा ऑप्शन बच गया है तभी दूसरा पेयर बनाएंगे, नहीं तो अगर एक ही पेयर से आंसर आ जाता है तो सेंटेंस में तो एक से ज्यादा पेयर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ग्रामर है, बहुत सारे रूल्स हैं, तो रूल्स के हिसाब से डेफिनेटली मोर देन वन पेयर बनेंगे। तो हम सारे पेयर्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उतना ही पेयर बनाएंगे जितना हमारे लिए जरूरी होगा एलिमिनेशन मेथड लगा के सही ऑप्शन को मार्क करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं नाउन और आर्टिकल। इसका पेयर क्या होता है? अब जब मैं आर्टिकल्स की बात करूंगी तो एक हमारा आर्टिकल होता है ए एन और दूसरा होता है द। ए एन जो है ये हमेशा इनडेफिनेट चीजों को रेफर करता है जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है, इनडेफिनेट जिसको हम कहेंगे या जिसको हम अननोन कहेंगे, राइट। और द जो होता है ये हमेशा डेफिनेट चीजों को डिस्क्राइब करता है जिसके बारे में आप जानते हैं, नोन या तो स्पेसिफिक है। अब हम सेंटेंस में अगर एक नाउन के साथ ए एन लिखते हैं और एक नाउन के साथ द लिखते हैं, दोनों सेम नाउन है, ठीक है, एक ही नाउन है, एक बार मैंने इसके साथ ए एन लिखा और एक बार इसके साथ द लिखा, तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर पहले आएगा? अब जैसे इस तरीके से हमारा सेंटेंसेस है ए बी सी डी ई। अब आपने देखा बी में जो है यहाँ पे एक नाउन लिखा है, इसके साथ द लिखा है, ठीक है, और सेंटेंस ई में ये सेम नाउन है लेकिन इसके आगे ए एन लिखा है। तो पहले हम इनडेफिनेट की बात करते हैं, मतलब जब हम उसको फर्स्ट टाइम मेंशन करेंगे तो वो अननोन है, अभी उसके बारे में जानते नहीं है, तो हम उसे ए एन के साथ रेफर करेंगे, और फिर जब हम उसे रिपीट करेंगे तब तक वो नोन हो जाता है, तब हम उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पेयरिंग कैसे बनेगी? पहले ए एन वाला पार्ट आएगा यानी कि ई आएगा और उसके बाद बी आएगा, तो ई के बाद बी हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा करेक्ट पेयर है। अगर आपको किसी सेंटेंस में बी के बाद ई दिखता है तो ये हमारा इनकरेक्ट स्ट्रक्चर होगा। तो जैसा हमने फर्स्ट वाले टाइप में किया था, फर्स्ट वाले पेयरिंग में किया था, वही करेंगे, हम जाके एलिमिनेट कर देंगे उन ऑप्शंस को जो हमारे सेंटेंस में आपका, जो हमारा सेंटेंस में पहले द बोलकर डेफिनेट की बात कर रहा है और उसी वर्ड को फिर इनडेफिनेट बताते हैं। ठीक है, कोई चीज अननोन पहले होती है फिर नोन होती है, नोन होने के बाद अननोन नहीं होती है। ठीक है, तो पहले हमेशा ए एन होता है फिर बाद में हमेशा द होता है। ठीक है, अगर कोई एक रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ए एन के साथ भी एक वही नाउन है और द के साथ भी वही नाउन है अलग अलग सेंटेंस में, तो इसका पेयर जरूर बनेगा कि ए एन के साथ हमारा पेयर पहला पेयर बना और द के साथ हमारा दूसरा पेयर बना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक ट्रिक्स थे, कुछ बेसिक टाइप्स थे। अगर आप इस टाइप का पेयर एग्जाम में बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और भी टाइप के पेयरिंग्स होती है जो मैं आप लोगों को क्लास में भी इन डिटेल्स कराती हूँ। यहाँ पे आप लोग में से कुछ जन मेरे क्लास में भी एडेड हैं, तो आपको पता है लगभग 7-8 ट्रिक्स मैंने क्लास में बताए हैं जिस तरीके से आप पेयर बना के एलिमिनेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने आपको 2 ट्रिक्स का हिंट दिया है। अगर आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है तो एक सेंटेंस लिख के मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अगर मैं एक पर्सन से को फर्स्ट टाइम मिलूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी, आई मेट, अच्छा यहाँ पे मेट का स्पेलिंग गलत हो गया, 1 मिनट इसको मैं रेक्टिफाई करके लिखती हूँ। तो अगर आप एक पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप लिखेंगे आई मेट एन ओल्ड मैन। ठीक है, तो जब आप एक पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आपने लिख दिया आई मेट एन ओल्ड मैन। अब जब आप इन्हीं के बारे में रिपीट कुछ करेंगे तब आप लिखेंगे द ओल्ड मैन लुक्ड पुअर, मतलब उस आदमी को देखकर ऐसा लगा कि वो गरीब है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे ओल्ड मैन लुक्ड पुअर जब लिखा तो पहले में भी यहाँ ओल्ड मैन था और दोबारा जब आपने लिखा तब भी ओल्ड मैन था, लेकिन जब आपने इनका पहली बार मेंशन किया कि मैंने ये एक ओल्ड व्यक्ति से मैं मिली, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एन लिखूंगी और जब मैं उनके नाम को रिपीट करूंगी तो वहां पे मैं द लिखूंगी। मैं दोबारा से अगर लिखती हूँ आई मेट एन ओल्ड मैन और फिर मैं लिखती हूँ एन ओल्ड मैन लुक्ड पुअर, तो ये दोनों के साथ मैंने अगर अलग अलग एन इस्तेमाल किया, इसका मतलब बनेगा कि ये दोनों जो है वो अलग लोगों को रेफर किया जा रहा है। मतलब मैंने जब कहा आई मेट एन ओल्ड मैन तो मैं दूसरे ओल्ड मैन की बात कर रही हूँ, दिस इज ओल्ड मैन नंबर 1, और मैं जब यहाँ पे आई मेट द एन ओल्ड मैन लुक्ड पुअर की बात करूंगी तो ये फिर आपका दूसरा ओल्ड मैन बन जाएगा जिसके लिए मैंने कहा कि वो लुक
पुअर दिख रहे हैं, गरीब दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर पहली बार मैं किसी इनडेफिनिट पर्सन की बात करूंगी जो अननोन है, तो हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं एक ओल्ड मैन से मिली, फिर हम लिखेंगे वो ओल्ड मैन जो है बहुत पुअर लगे। तो अब जो आपने वो बोला, तो वो से आपने उसको स्पेसिफाई किया, और स्पेसिफाई करने के लिए आपने द शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। आई होप ये आप अब क्लियर हो गया है। किसी को अगर डाउट होगा कि ए एन और द का पेयर कैसे बनता है, तो इस तरीके से बनता है। लेकिन ये मत करिएगा कि देख लेना है कि नाउन हमारा सेम है, अब पता चला ए एन दूसरे नाउन के साथ लिखा है और द दूसरे नाउन के साथ लिखा है, तो उसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। सेम नाउन के साथ होना चाहिए। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि आपने पेयरिंग बना ली कि ई बी करेक्ट होना चाहिए, यानी अगर आपको दिख गया पहले बी है और उसके बाद ई है, तो ये तो गलत हो गया। तो जिस ऑप्शंस में पहले बी दिखेगा और उसके बाद ई दिखेगा, उस ऑप्शन को ही आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। आई होप अभी इतना दूर तक सभी कोई को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई फर्दर डाउट्स और क्वेरीज नहीं है, तो ये ट्रिक्स जरूर एग्जाम में अप्लाई करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आप पूरा का पूरा पैसेज बनाने से बच जाते हैं, कुछ बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स बना के आप आंसर मार्क कर देते हैं। ये सारा शॉर्ट ट्रिक्स है आपका रीडिंग पैरा जंबल्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने का, तो इसको अप्लाई करके जरूर सॉल्व करें। और किसी को कोई डाउट हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, वहां पे मुझसे डाउट और क्वेरीज को अपनी क्लियर कर लें, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ आएंगे, प्रैक्टिस सेशन के साथ, ठीक है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। अगर आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आया और आपको लग रहा है कि आप ये अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, और मैं गारंटी देती हूँ कि यस ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इस मेथड से प्रैक्टिस करें और अपने आप को इसमें मास्टर करें। ये मत सोचिए कि मैम ने रूल बता दिया है अब सीधे एग्जाम हॉल में जाके प्रैक्टिस कर लिख देंगे, वैसा नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। ये मैंने आपको एक तरीके का मैजिक सिखाया है, तो मैजिक का सिर्फ स्पेल जानने से नहीं होता है, उसको आपका हाथ की सफाई की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी बस ये ट्रिक्स जानने से नहीं होगा, इसका प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है, तभी जाके आप अप्रोप्रिएटली आप परफॉर्म कर पाएंगे। आप ट्रिक्स जानकर अगर सीधे परफॉर्म करने बैठेंगे तो फर्स्ट गो में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो डू प्रैक्टिस एवरीवन, ठीक है। चलिए आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल।